दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी वाले भी मानने लगे हैं कि 150 सीट लाने के लिए लोकसभा में 150 की सदस्य संख्या के आसपास पहुंचने के लिए या उसे पार करने के लिए कुछ विशेष चेहरे या विशेष व्यक्तित्व या करिश्मे की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये कॉन्फिडेंस आखिर बन क्यों नहीं पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी बिना किसी खास चेहरे के आगे बढ़ सकती है। ताजा मामला निशिकांत दुबे का है। भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद है, झारखंड के गोड्डा से सांसद है। कभी एसआर ग्रुप में नौकरी किया करते थे, कॉर्पोरेट की नौकरी से राजनीति में आए और उन्होंने एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें नहीं आएंगी। एक हद तक तो यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 का आंकड़ा पार करने के लिए एक विशेष चेहरे की जरूरत पड़ती है। और भाजपा के पिछले चुनावी प्रदर्शन को देखें तो नरेंद्र मोदी के दौर में क्या बदला और नरेंद्र मोदी के पहले के दौर में भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं बदल पाई, जरा इन सब की पड़ताल हम करने चले तो भारतीय जनता पार्टी को हमें 1996 से देखना होगा। 1996 से इसलिए देखना होगा क्योंकि 1996 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार केंद्र की सत्ता के दावेदार के तौर पर लोकसभा चुनावों में भागीदारी कर रही थी। 1996 में अब की बारी अटल बिहारी, ये चेहरा, ये नाम, ये नारा पूरे लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषी भारत में चल रहा था और तब भारतीय जनता पार्टी 161 लोकसभा सीटों तक पहुंची थी। 24 दलों के साथ गठबंधन बना, तब जाके 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में उसमें 21 का इजाफा कर 182 की संख्या तक उन दोनों लोकसभा चुनाव में पहुंची। और जब फील गुड और इंडिया साइनिंग पर मामला आया, चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी का ही था, तब 2004 में यह आंकड़ा गिरकर सीधे सीधे 138 पर आ गया। और बात यदि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे की करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधे 116 से पहुंच गई। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के पहले के दौर में भाजपा के सत्ता के होड़ में शामिल होने के बाद मिनिमम यानी न्यूनतम 116 से अधिकतम 182 के बीच रहने की स्थितियां थी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो फर्क आया वो फर्क ये आया कि भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को 2 बार पार करने में सफल रही, 2014 और 2019। 2024 में 272 के आंकड़े को छू नहीं पाई लेकिन 240 तक जरूर पहुंच गई। तो नरेंद्र मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने 200 का आंकड़ा पार करना सीखा, इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से बदले हुए हालात थे जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर से आगे बीजेपी को लेकर गए और उस बदले हुए दौर में 200 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी मोदी के दौर में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में यदि पार करती हुई नजर आई, एक बार 300 को भी छूकर दिखा दिया, तो कुछ सामाजिक बदलाव और सामाजिक समूहों की परिस्थितियों को देखना लाजमी हो जाता है। तब जाकर यह पता चलता है कि आखिर राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उस मुद्दे की अहमियत क्या है और कैसे वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को खुरचता जा रहा है। दरअसल मोदी के दौर में जो बदलाव आया, जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, निशिकांत दुबे की बातों से अक्सर मैं असहमत होता हूं, लेकिन इस बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा न रहे तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें लाने में मुश्किल आ सकती है। यह बिल्कुल सही बात है। आखिर नरेंद्र मोदी ने बदलाव कौन सा किया और उस बदलाव पर राहुल गांधी ने कैसे नजर टिका दी है, ये जानने के लिए कम से कम पिछले 30-35 साल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखना होगा। 30-35 साल की राजनीतिक परिस्थितियों में एक तरफ पिछड़े वर्गों के बीच में मंडल कमीशन के सहारे, वीपी सिंह के प्रयोग के सहारे एक नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ और मंडल पॉलिटिक्स जब सामने आई तो इसके समानांतर दलित वर्ग के बीच में भी कांसीराम जैसे आइकॉन पैदा हुए और कांसीराम के दौर में एक अलग तरह की दलित चेतना ने तमाम दलित समुदायों को, कुछ हद तक अति पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ने का काम खासकर उत्तर प्रदेश में किया और दूसरे राज्य के दलित वोटरों के
आत्मसम्मान की भावना को भी झकझोरने का काम किया, जिससे एक अलग तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो लोकतंत्र में भागीदारी को, सामाजिक समरसता को, सामाजिक समता को सुनिश्चित करने की दिशा में ले जाती है, उस तरफ जो एक बदलाव दिखाई दिया, उसी बदलाव ने कांग्रेस पार्टी को की जड़ों में मट्ठा डालना शुरू किया। खास करके 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो चीजें अब राहुल गांधी समझ रहे हैं, वो चीज कांग्रेस पार्टी 1980 के दशक में जब समाज के अंदर जिस प्रकार का बदलाव परिलक्षित हो रहा था, समाज जिस तरह से उद्वेलन की स्थिति में था, सार्वजनिक प्रकटीकरण उसका नहीं हो रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये समझने में चूक की थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को 90 का दशक आते-आते भुगतना पड़ा। लेकिन जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के चेहरे के वो सीटें नहीं आ सकती, 150 का आंकड़ा नहीं छुआ जा सकता। तो इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने जोड़ा क्या। तो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा क्या, ये समझने के पहले यह जानना जरूरी है कि मंडल पॉलिटिक्स करने वाले उस वक्त के राजनीतिक सूरमाओं ने, या उनके समर्थकों ने, या उनकी कार्यप्रणाली ने, या फिर सामाजिक परिस्थितियों ने, जो भी परिस्थितियां रही हो, उन परिस्थितियों ने अपने वोट बैंक में कैसे धीरे धीरे कमजोरी लानी शुरू की, और क्या वही कमजोरी अब नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के कारण भारतीय जनता पार्टी में भी आनी शुरू हो गई है, जिससे ये हालात बन रहे हैं कि कहीं मोदी के रहते ही भारतीय जनता पार्टी 150 तक तो नहीं पहुंच जाएगी। मंडल आयोग जब आया, तब पिछड़े वर्ग के नायक के तौर पर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कहीं उमा भारती, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर से देखें तो कल्याण सिंह, ये सब मंडल कमीशन के बीच पिछड़े वर्ग के नए नए नायक के तौर पर सामने आए। कोई मंडलवादी धारा से सामने आया तो कोई कमंडलवादी धारा से सामने आया। अशोक गहलोत का नाम भी लिया जा सकता है राजस्थान में, नीतीश कुमार का नाम भी लिया जा सकता है बिहार में। लेकिन जो ये धाराएं सामने आई, धीरे धीरे संपूर्ण पिछड़े वर्ग को छोड़ करके ये अपने अपने जातियों के नेता बनते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हर समाज में, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या मायावती के दौर में जिस प्रकार से समूचे दलित समाज के बीच से एक डोमिनेंट कास्ट फैक्टर सामने आता है, और मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो कांसीराम ने एक मिशन के तौर पर एस्टेब्लिश की थी, वो भी एक समुदाय की सामुदायिक चेतना के सार्वजनिक प्रतिबिंब के रूप में ही दिखाई देने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो, इन दोनों समुदायों के बीच एक बहुत बड़ी जमात सेंस ऑफ एलियनेशन, यानी कहीं ना कहीं वंचना के भाव से ग्रसित होकर अलग थलग महसूस करने लगी। और जब वो समाज अलग थलग महसूस करने लगा, तो याद रखिए, कोई भी समाज जो वंचना के दौर से, खास करके आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक वंचना के दौर से गुजरने लगता है, उस वक्त उसके ऊपर सांप्रदायिकता की या धर्म की अफीम, जो कार्ल मार्क्स कहा करते थे, उसकी परत चढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो चाहे दलित वर्ग के बीच नॉन डोमिनेंट क्लास हो, चाहे ओबीसी ईबीसी वर्ग के बीच नॉन डोमिनेंट क्लास हो, इन सब के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी और संघ ने अपना चेहरा बनाकर एक ऐसे पिछड़े वर्ग के आइकॉन के बीच में लाया, जो ना पिछड़ा की बात करता था, ना दलित की बात करता था। एक ऐसा आइकॉन, तथाकथित आइकॉन ही जो लोग मानते हैं वो भी कहें, लेकिन आइकॉन वाली भावना तो जरूर भरी गई तात्कालिक तौर पर, जिसमें यह कहा गया ना तो पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल हुआ, ना दलित शब्द का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उसमें किसी एक सेक्शन में बंध जाने का खतरा था। लिहाजा नरेंद्र मोदी का तकिया कलाम बनता गया 2013-14 के दौर में कि मैं तो नीची जाति का हूं। अब नीची जाति शब्द का इस्तेमाल करने से पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात भी हो जाती थी, अति पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात भी हो जाती थी, दलितों के प्रतिनिधित्व की भी बात हो जाती थी, और जो भी सेंस ऑफ एलियनेशन यानी वंचना के भाव से ग्रसित समाज का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था, वो चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद को पकड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ भगवा लहर में खुद को गोता लगाने के लिए तैयार करता दिखा। और इसका नतीजा ये हुआ कि समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग, जो 90 के दशक से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खासकर हिंदी भाषी भारत में जा चुका था, जहां लोकसभा की 245 सीटें आती है, वहां पर यह समाज पहले से ही जब मौजूद था, तो जो दूसरे सेक्शन के लोग जुड़ने से कतराते थे, वो भी जुड़ते चले गए,
और तब जाकर नरेंद्र मोदी ने एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। अब उसमें परिस्थितियां अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद कांग्रेस के बारे में जिस तरह का भाव बना, या जिस तरह के आंकड़े, झूठे आंकड़े उस वक्त के सीएजी विनोद राय के द्वारा दिए गए, न्यायालय में बाद में माफी मांगी गई, लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव में माहौल खराब किया गया, उस वजह से बने। सत्य यही है कि इस देश की जनता के बीच उस वक्त कांग्रेस हराव का माहौल था, और उसके स्वाभाविक लाभार्थी के तौर पर जब नरेंद्र मोदी के रूप में इतने बड़े सामाजिक समूहों के बीच में एक चुनावी एकता बनाने की कोशिश हो रही थी, तो हाथों हाथ लपकने जैसी स्थिति आ गई। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी वाकई 150 का आंकड़ा नहीं छू पाती, यह सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 150 का आंकड़ा मोदी के बिना नहीं छू पाएगी, तो सवाल यह है कि क्या मोदी वहीं टिके रहेंगे? क्या मोदी के आगे भाजपा नहीं देख पाएगी? आज की स्थिति यह है कि जो परिस्थितियां मुलायम सिंह यादव और लालू यादव या कल्याण सिंह या उमा भारती के साथ हुई, कि ये संपूर्ण पिछड़े वर्ग के नेता की जगह एक समुदाय विशेष के नेता के रूप में तब्दील होते चले गए, इसका प्रारंभिक लक्षण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। और अब जो विधानसभा चुनाव होंगे या आगे जो भी चुनाव होंगे, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी भी अपने समुदाय, जो वैश्य समुदाय, एक्सटेंडेड वैश्य समुदाय कहते हैं, विस्तारित वैश्य समाज, क्या उसी पर सिमट कर रह जाएंगे? और क्या उसी पर सिमटते जा रहे हैं? क्योंकि अग्निवीर को लेकर अलग सत्ता विरोधी माहौल बना, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, और कॉरपोरेट के चक्कर में, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के चक्कर में, गोदी सेठों के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में आम जनता का बड़ा हिस्सा, जो इस क्रोनिक कैपिटलिज्म को तनिक भी पसंद नहीं करता, वो इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ जब जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगला चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी के बिना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के रहते ही भारतीय जनता पार्टी 150 के आंकड़े तक पहुंच जाए, या 150 को छूने की स्थिति में भी ना रहे। अब नरेंद्र मोदी संपूर्ण पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के नेता नहीं है। अब नरेंद्र मोदी उस एक्सटेंडेड वेस्ट समुदाय के नेता है, जिस एक्सटेंडेड या जिस विस्तारित वेस्ट समुदाय के बीच में उनकी लोकप्रियता है। आज वो बिहार के मोतिहारी में थे, और जिस समुदाय के बीच सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा था, वो वैश्य समूह का ही वो समाज था। खास करके एक ऐसा समाज, जिस समाज के लोग नरेंद्र मोदी के साथ अपनी जातीय चेतना को जोड़ करके देखते हैं, उस समाज के बीच ही नरेंद्र मोदी को लेकर के अब वो ग्लैमर या वो अट्रैक्शन वाली स्थिति दिखती है। बाकी समुदायों के बीच नरेंद्र मोदी अब एक वैसे ही नेता के तौर पर दिखाई देते हैं, जैसे नीतीश कुमार है, जैसे अखिलेश यादव है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, जैसे तेजस्वी यादव है। उसी पायदान पर जब नरेंद्र मोदी आकर खड़े हो रहे हैं, तब निशिकांत दुबे का यह कहना कि मोदी नहीं रहे, मोदी को नेता पद से हटा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी 150 के आंकड़े को नहीं छू पाएगी। मोदी के रहते भी भारतीय जनता पार्टी 150 के आंकड़े को छूने में नाकाम रह जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दौर, अब वक्त उस मुद्दे का है, जिस मुद्दे को बिहार में सबसे पहले हवा देने का काम तो नीतीश कुमार ने किया, जाति गणना यानी कास्ट सर्वे कराकर। अब वो मुद्दा राहुल गांधी ने पिच किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होगा, और जब वो मुद्दा पिच किया, उसके बाद से जिन तबकों के बीच में चुनावी हिंदुत्व को लेकर एक मोह दिखाई दिया था 2014 में, 2019 में चुनावी हिंदुत्व की धारा कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी, तो उस चुनावी हिंदुत्व के साथ पुलवामा फैक्टर को ऐड करते हुए, उसे जोड़ते हुए एक हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद का एक ऐसा कॉकटेल बनाया गया, जिसने भारतीय जनता पार्टी की साख बचाई उस दौर में। और 2024 आते आते जब ये दोनों कलेवर उतर चुके थे, और इन सब के बीच जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं गए होते, इंडिया गठबंधन के साथ बने रह गए होते, तो सवाल ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को छू लेती। सवाल ही नहीं था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई सरकार बन जाती। मोदी छोड़िए, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भी कंप्रोमाइज लीडरशिप के साथ भी सरकार बनानी मुश्किल हो जाती। लेकिन उस वक्त एक राजनीतिक दुर्घटना कहे, या फिर
नीतीश कुमार के द्वारा किया गया ऐतिहासिक ब्लंडर कहें, हिस्टोरिक ब्लंडर, जो कभी ज्योति बसु ने कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के लिए कहा था, वो नीतीश कुमार ने जो किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर येन केन प्रकारेण घिसटती हुई सरकार का नेतृत्व करते हुए आसीन होने में कामयाब हो गए। अब चूंकि राहुल गांधी ने एक नया राग छेड़ दिया, और स्वाभाविक है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जब तक नहीं बनेगी समाज की मुख्य धारा में, तब तक समाज के बीच से एक विकसित भारत का जो संकल्प व्यक्त किया जाता है, उस संकल्प के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। समाज के 60%, 50% लोग यदि किसी भी तरह से मुख्य धारा में आने से वंचित हो जाए, तो उस समाज के कल्याण की कल्पना करना व्यर्थ हो जाता है। आज की स्थितियां ये है कि चाहे समाज का अगड़ा वर्ग हो, जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं, पिछड़े वर्ग में इक्के दुक्के जो डोमिनेंट क्लास हो गए हो, और अब दलितों के बीच भी एक डोमिनेंट क्लास उभरने की परिस्थितियां जो बन रही है। इसके अलावा जो 60-70% समाज है, कम से कम हिंदी भाषी भारत के आईने में इसे देखने की कोशिश करें, जहां भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का भी जोर है, तो मंडल पॉलिटिक्स का भी जोर दिखाई देता है। तब साफ नजर आता है कि अब मुद्दा आधारित समाज व्यक्तिवाद के कलेवर से उतरता जा रहा है, व्यक्तिवाद का रंग अब उतरता जा रहा है। और व्यक्तिवाद जब नरेंद्र मोदी के हर हर मोदी के नारे के साथ सामने आया, तो अब नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में जा रहे हैं जहां 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे। अब नरेंद्र मोदी उसी स्थिति में जा रहे हैं जहां मनमोहन सिंह 2014 में खड़े थे। 2009 का लोकसभा चुनाव हमें याद है, और उस लोकसभा चुनाव में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले, सिंह इज किंग, और मनमोहन सिंह को सिंह इज किंग बनाकर जिस ढंग से पेश किया जा रहा था, उसने लंबे अरसे बाद कांग्रेस को 200 सीटों का आंकड़ा छूने में मदद की थी। दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। कम से कम 2009 का चुनाव तो मनमोहन सिंह के चेहरे पर ही जीता गया था। इंडियन मिडिल क्लास के बीच 1991 के उस ड्रीम बजट का वो नायक बजट के दायरे से आगे निकलकर एक राष्ट्र नायक के तौर पर दिखाई दिया था। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2014 आते आते तस्वीर धुंधली पड़ चुकी थी। नरेंद्र मोदी के साथ भी वही हुआ। फर्क इतना है कि मनमोहन सिंह के दौर में जब तस्वीर धुंधली पड़ी, तब भी इस देश के जीडीपी की रफ्तार नहीं रुकी थी। स्वाभाविक है कि 10 साल बाद लोग बदलाव की तरफ अग्रसर होते हैं। मोदी के दौर में जब तस्वीर धुंधली पड़ी, तो जिस समय चमकीली तस्वीर दिखाई गई, उस दौर में भी इस देश की जीडीपी की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी थी। ये एक फर्क है, और इस फर्क में एक बात को महसूस करना जरूरी हो जाता है कि जब इस देश में या दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र के अंदर आम आदमी की जेब पर असर पड़ना शुरू हो जाता है, तो चाहे उस पर कोई भी पुताई की जाए, कोई भी पेंट डाला जाए, सियासत का कोई भी पेंट उस हालात को नहीं बदल सकता जिस हालात को आम जनता खुद देख व महसूस कर रही है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये स्थिति है कि जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे मोदी कैंप की तरफ से जो दबाव दूसरे खेमे से पड़ रहा है, संघ की तरफ से पड़ रहा है, उससे निजात पाने की कोशिश तो कहा जा सकता है। लेकिन पूरी तरह ये तथ्य सही नहीं है 2024 के बाद के परिप्रेक्ष्य में कि नरेंद्र मोदी को का चेहरा यदि हटा दिया जाए, तो बीजेपी 150 पार नहीं करेगी। 14 और 19 में इस बात को स्वीकार किया जा सकता था। 24 में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 24 के बाद जो परिस्थितियां बनी है, और अब कास्ट सेंसस के बाद रोहिणी कमीशन को लागू करने की मांग तेज होने के बाद जो परिस्थितियां निर्मित होनी है, उसमें मोदी के चेहरे के साथ भी अब 150 सीटें आएंगी, तो राजनीति में, भारत की सियासत में एक चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं इस चमत्कार को लोग कितना स्वीकार करते हैं। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा किसी राजनीतिक चमत्कार का नाम है। कम से कम बिहार चुनाव इस बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश की बनारस लोकसभा सीट से, यानी पूर्वांचल से वो चुनाव लड़ रहे थे, उस पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी इस बार चारों खाने चित हो गई थी। इज्जत बची थी बीजेपी की, साख थोड़ी बहुत बची थी तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर डिवीजन में ही बची थी। अब जो हालात है, उस हालात में जो दूसरी चुनौती उभर रही है, हिंदुत्व के दूसरे नायकों की जो चुनौती उभर रही है, एक तरफ जब हिंदुत्व की लहर ही धीमी पड़ती जाए, नए नायक उभरते जाएं, खुद का चेहरा सवालों के घेरे में आता हुआ दिखे, और इन सब के बीच जनता जब 10 साल पहले किए गए वादों को कसौटी पर कसना शुरू कर दे, तो सियासत में फिर किसी चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती। कौन भूल सकता है
कि 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े चेहरे के सामने विपक्ष ने बिना किसी चेहरे के जीत दर्ज कर ली थी। सियासत कई बार चेहरों से आगे निकल जाती है। भारत की सियासत अभी चेहरों से ज्यादा मुद्दों के आगे झुकती हुई नजर आ रही है और वाकई लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेहरों से ज्यादा मुद्दों की अहमियत यदि बढ़ती हुई नजर आए तो इसे सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। चेहरा तो बहुत देख लिया लोगों ने, चेहरे की रंगाई पुताई भी देख ली, चेहरे में तरह तरह के बदलाव के साथ नए नए भाव भंगिमाओं को भी देख लिया। अब मुद्दा आधारित सियासत के दौर में निशिकांत दुबे जो बातें कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत साबित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मोदी के चेहरे के बावजूद अगर 150 सीटें अब आती हैं तो यही भारतीय राजनीति का चमत्कार माना जाएगा। बाकी देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।